हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप पढ़ सकते हो मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फ्री, ओनली एट learnohub.com। तो जी पे जीत सीरीज में आज का हमारा चैप्टर है स्ट्रेट लाइंस कंसेप्ट हेड ऑन। अब तक हमने ऑलमोस्ट 5-6 लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं। ठीक है, इन द प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़ा था यूज ऑफ इमेज का यूज क्या होता है एंड एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशंस। अगर आपने नहीं देखा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अभी जाकर देख लो। जैसे कि मैं हर बार आपको बताता हूँ, स्ट्रेट लाइंस जो चैप्टर है उसमें जो स्ट्रेट लाइन का पूरा चैप्टर है, स्ट्रेट लाइन के जो इक्वेशंस है, अलग अलग फॉर्म्स है, आपको आने वाले चैप्टर्स में बहुत ही काम आने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बिना किसी देरी के। तो आज के हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फैमिली ऑफ लाइंस। क्या होते हैं फैमिली ऑफ लाइंस? अब तक हमने स्ट्रेट लाइन, सिंगल या दो लाइन के बारे में पढ़ा है। फैमिली ऑफ लाइंस क्या होता है ये पढ़ेंगे। कंकरेंसी ऑफ लाइंस, उसकी कुछ कंडीशंस होती है, वो आज का टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस, जिसमें हम दो सब टॉपिक, एक्चुअली मेन टॉपिक है उसके अंदर ही आपको पढ़ना है। ओरिजिन को कैसे शिफ्ट करते हैं हम, एक्सिस को रोटेट कैसे करते हैं, ये सारे टॉपिक है। तो सबसे पहले देखते हैं फैमिली ऑफ लाइंस क्या है। भाई अगर मैं बात करूं किसी दो लाइंस की, यहां पे जो आपको ब्लैक लाइंस दिख रही हैं, लेट्स से एक लाइन आपके पास है, इसके मैं मान लेता हूं पी लाइन। ठीक है, इसे मैं मान लेता हूं एक अलग सी क्यू लाइन। ठीक है, अब आपको पता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म का। तो मेरे पास अगर दो स्ट्रेट लाइंस है जो ब्लैक कलर की हैं, ठीक है, जिसका मैंने इक्वेशन रखा है a1x b1y प्लस c1 इज, और क्यू के लिए इक्वेशन है ये वाला। तो अगर दो लाइंस है, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट कुछ यहां पे है, तो उन इंटरसेक्शन पॉइंट में से बहुत सारी लाइन पास हो सकती है। देखो इस तरह से बहुत सारी आपको लाइंस दिख रही हैं, तो वो लाइन का इक्वेशन जो है, ठीक है, या फिर बहुत सारी लाइन जो है, उसका जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में होता है, वो इस फॉर्म में होता है हमेशा। ठीक है, जिसे कहते हैं फैमिली ऑफ लाइंस। यानी कि अगर मैं लिखना चाहूं P और Q के बारे में, तो आप फैमिली ऑफ लाइन का इक्वेशन जो है हमेशा P प्लस लैम्बडा Q इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, यानी अगर मुझे पूछा जाए, दो लाइन का इक्वेशन दिया जाए और बोला जाए कि फैमिली ऑफ लाइंस फाइंड करो, तो आप क्या करोगे, हमेशा P प्लस लैम्बडा Q इज इक्वल टू 0 पुट करोगे। यही फॉर्म होता है, ठीक है, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट में से जो लाइन पास हो रही है। ठीक है, हमेशा यही पॉइंट होता है। आप इसको L1 और L2 लाइन से भी ऐसे लिख सकते हो, L1 प्लस लैम्बडा L2 इज इक्वल टू 0। ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो इस फॉर्म से यहां पे कैसे गए, हम कुछ नहीं किया है, पी लाइन का इक्वेशन हमने यहां पे पुट किया a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस लैम्बडा करके, अगेन क्यू का जो इक्वेशन है वो हमने पुट कर दिया। ये बात क्लियर हो गई। लेकिन ये फॉर्म ऐसा ही क्यों है, P प्लस लैम्बडा क्यों है हमारा फॉर्म, इसके बारे में समझते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें दो कंडीशंस चाहिए। दो कंडीशंस ये कि आपका जो ये इक्वेशन है, या फिर इसको अल्टीमेटली हम यहीं से लेकर आए गए, L1 प्लस लैम्बडा L2 जो ये इक्वेशन है, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। भाई कौन सी कंडीशन? एक तो ये जो इक्वेशन है, अब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसा होता है, लीनियर होता है, और कौन सा होता है, यस, टू वेरिएबल वाला होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी। तो हमारा जो इक्वेशन ये वाला है फर्स्ट, वो कैसा होना चाहिए, यस, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। दूसरी बात, हमारी जो दो लाइंस है उस पॉइंट में से, ठीक है, वो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहीं से हमारी लाइन पास हो रही है, तभी ये हमारा फैमिली ऑफ लाइंस बनेगा। इसका मतलब ये, अगर कोई पॉइंट x1 y1, यहां से कोई पॉइंट x1 y1 है, अगर इंटरसेक्शन पॉइंट से अगर मैं यहां पे पुट करूं, अगर 0 वो दे रहा है, ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट में से लाइन पास होनी चाहिए। इंटरसेक्टिंग पॉइंट में से हमारी जो लाइन है वो पास होनी चाहिए। तो अगर मैं सोचूं, लेट्स से इंटरसेक्शन पॉइंट x1 y1 है, या फिर मैं अगर इस लाइन पे पॉइंट लेता हूं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं ले रहा हूं, समझना बड़े ध्यान से। लेट्स से मेरा पॉइंट 1, 2 है,
तो क्या ये पॉइंट मेरा फैमिली ऑफ लाइन को सेटिस्फाई करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि सीधी सी बात है ये आपकी इंटरसेक्टिंग पॉइंट, मुझे नहीं पता है कि अभी ये वाली लाइन यहां से इंटरसेक्टिंग पॉइंट में से पास हो रही है या नहीं। ठीक है, बात सही है हमारी। तो दोनों ही शर्तों का पालन होना चाहिए। अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर आप यहां से x को कॉमन ले लो, दोनों में से क्या करो, x को कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या आपके पास, a1 प्लस लैम्बडा a2 बच गया। फिर अगेन y को कॉमन ले लो तो b1 प्लस लैम्बडा b2। तो अल्टीमेटली ये जो इक्वेशन आप अच्छे से सिंप्लीफाई करोगे तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनेगा। मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ये जो इक्वेशन है फैमिली ऑफ लाइन का L1 प्लस लैम्बडा L2, ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है जब आप x को और y को कॉमन निकाल लोगे। अब मैं बात करूं इंटरसेक्टिंग पॉइंट की। इंटरसेक्टिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं x1 y1, इस x1 y1 को अगर मैं यहां पे पुट करूं इक्वेशन ऑफ लाइन P में, ठीक है, तो a1 x1 b1 y1 c1 आपको अल्टीमेटली 0 ही दे देगा, क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, लाइन P और Q का इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर x1 y1 है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब 0 मिल जाएगा। सिमिलरली इसी को मैं Q में भी पुट कर दूं तो भी वो आपको 0 सेटिस्फाई करके दे देगा। तो अल्टीमेटली x1 y1 अगर मैं यहां पुट कर रहा हूं इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में तो दोनों ही 0 हो जाएंगे। मतलब ये इक्वेशन x1 y1 के लिए, x1 y1 जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसके लिए आपको 0 प्लस लैम्बडा 0 दे देगा, जो अल्टीमेटली तो क्या बन जाएगा, 0 ही बन जाएगा। तो अल्टीमेटली यस, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ये सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब फैमिली ऑफ लाइंस हमारी हमेशा इसी टाइप में होने वाली है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर ये तो पता चल गया कि ये लाइन है P, ये लाइन है Q, मतलब दो अलग अलग लाइंस है, लेकिन लैम्बडा क्या है, लैम्बडा बिलोंग्स टू R है, जो आप फाइंड कर सकते हो। लैम्बडा बिलोंग्स टू R आप फाइंड कर सकते हो अकॉर्डिंग यू द गिवन कंडीशन। क्वेश्चन में आपको कुछ कंडीशन गिवन होगी ऐसे कि लेट्स से P और Q दो अलग लाइन है और आपकी जो फैमिली ऑफ लाइन है, मतलब ये वाली लाइन फैमिली ऑफ लाइन पास हो रही है किसी पॉइंट 1,2 से, तो आप सोच सकते हो, ठीक है, तो लैम्बडा आप तब फाइंड कर सकते हो, ठीक है, कंडीशन का यूज करते हुए जहां लैम्बडा बिलोंग्स टू R है। अब आप सोचोगे सर फैमिली ऑफ लाइन की जरूरत क्या है, अगर मेरे पास दो लाइंस की इक्वेशन है तो मैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड कर लूंगा। इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड कर लिया, आपके पास एक अलग से कंडीशन में गिवन है कि वो जो फैमिली ऑफ लाइन है वो पास हो रही है 1,2 से, तो आप दो पॉइंट का, एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट का यूज करके 2 पॉइंट फॉर्म, क्या बनाओगे, 2 पॉइंट फॉर्म का यूज करके मैं अगेन इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकता हूं। हाँ, बात तो सही है, लेकिन अलग अलग कंडीशन गिवन हो सकती है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसे 2 पॉइंट फॉर्म ना बन रहा हो, कुछ और अलग कंडीशन आपको ऐसे गिवन हो, स्लोप गिवन हो तो भी आप बना ही सकते हो, लेकिन एक आइडिया होना चाहिए फैमिली ऑफ लाइंस, स्ट्रेट लाइंस क्या है, क्योंकि आगे यस फैमिली ऑफ सर्कल्स, जो अब हम सर्कल्स चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम फैमिली ऑफ सर्कल्स पढ़ेंगे, तो वो समझने के लिए थोड़ा ये बेसिक आइडिया फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस क्या होता है वो होना चाहिए। क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, आपको कुछ कंडीशंस गिवन होंगी, कुछ आपको इक्वेशंस ऑफ लाइन गिवन होंगे। सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि इसका यूज कैसे होता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब हमारे पास यहाँ पे दो लाइंस गिवन है, लेट्स से L1 एंड L2, और आपको फाइंड क्या करना है, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट में से एक लाइन फाइंड करनी है, ठीक है, यानी फैमिली ऑफ लाइंस यानी कि L1 प्लस लैम्बडा L2 इज इक्वल टू 0 वाला फॉर्म जो अभी हमने देखा उसका यूज करना पड़ेगा, ठीक है, इक्वली इंक्लाइन टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक कंडीशन भी गिवन है, कंडीशन से मैंने बोला आप क्या फाइंड कर सकते हो, यस यू कैन फाइंड लैम्बडा। क्या है कंडीशन, देखो, इक्वली इंक्लाइन टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब ये जो फैमिली ऑफ लाइंस इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास हो रही है वो लाइंस कैसे हो सकती है, वो इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब ये है कि आपकी जो लाइन होगी, ये जो लाइन है फैमिली ऑफ लाइन, वो x और y एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट क्रिएट कर रही है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब यही होता है, यानी ये और ये डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा सेम होगा। इसका मतलब जो एंगल यहाँ पे
क्रिएट होंगे वो 45 डिग्री वाले क्रिएट होंगे। यस, बात सही है बिल्कुल। तो अगर ये 45 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा एक्स एक्सिस के साथ? यस, एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन जाएगा 135 डिग्री। तो आपकी लाइन का स्लोप यहां से क्या बन सकता है? स्लोप बन सकता है 135 डिग्री के लिए, यस, -1 बन सकता है। लेकिन मेरी लाइन ऐसे हो सकती है क्या? मेरी लाइन ऐसे भी हो सकती है, यस, 45 डिग्री का एंगल भी क्रिएट कर सकती है। मतलब दो पॉसिबिलिटीज है जहां पे इस लाइन का स्लोप क्या होगा? यस, m = 1 हो जाएगा। एकदम क्लियर बात है। मतलब जो फैमिली ऑफ लाइंस आएगी उसके स्लोप की पॉसिबिलिटीज दो है हमारे पास। तो सबसे पहले इसका यूज करते हैं। L1 क्या है? 4x - 3y - 1 प्लस में लैम्बडा क्या है? 2x - 5y + 3 और = 0। ये फैमिली ऑफ लाइंस आ गई है, लेकिन अभी हमें लैम्बडा फाइंड करना पड़ेगा यूजिंग दिस कंडीशन। तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे x कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा? 4 + 2 लैम्बडा इंटू एक्स प्लस में -3 - 5 लैम्बडा इंटू वाई एंड प्लस में -1 + 3 लैम्बडा = 0 आ गया। अब मैं यहां से लैम्बडा कैसे फाइंड करूंगा? ये ax + by + c वाला इक्वेशन दिख रहा है, हाँ, तो आप स्लोप फाइंड कर सकते हो। यस, बिल्कुल फाइंड कर सकते हो। तो स्लोप क्या हो जाएगा यहाँ पे? -a/b यानी 4 + 2 लैम्बडा, माइनस में बाहर रखा था लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 + 5 लैम्बडा आ जाएगा, तो स्लोप आ गया। लेकिन ये लाइन का स्लोप m जो है वो तो -1 भी हो सकता है और +1 भी हो सकता है। यस, बिल्कुल सही बात है। तो -1 पुट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। स्लोप -1 या फिर 1 पुट कर दो सबसे पहले। तो 1 पुट करेंगे, m = 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? देखो, 3 + 5 लैम्बडा = 4 + 2 लैम्बडा, विच इम्प्लाइज यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 - 2 3 लैम्बडा = 4 - 3 1, तो लैम्बडा आ जाएगा अल्टीमेटली 1/3। तो लैम्बडा की वैल्यू हमें मिल चुकी है। लेकिन m = तो -1 भी है, m = -1 भी अगर मैं पुट कर दूं तो क्या मिलेगा आपको? -3 - 5 लैम्बडा = 4 + 2 लैम्बडा। इसको सिंप्लीफाई करो, क्या मिलेगा? 7 लैम्बडा = -7, यानी आपको मिल गई लैम्बडा की वैल्यू = -1 मिल गई। तो अब अगर मैं दो लैम्बडा की वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर दूं, ये इक्वेशन क्या है? फैमिली ऑफ लाइंस है, ठीक है। ये इक्वेशन आपका स्टार इक्वेशन है, इसमें आपको पुट कर देनी है वैल्यूज। तो जैसे ही मैं -1 पुट करूंगा, समझना, -1 पुट करो तो 4 और -2 क्या हो जाएगा? यस, 2x। यहां से आपको क्या मिल जाएगा? 2x मिल जाएगा। तो पुट करते हैं 2x, फिर क्या है? देखो अगेन -1 पुट करो यहां पे तो +5 - 3 2y आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा? 2y एंड लास्ट में आपके पास क्या है? -1 पुट करने पर मिल जाएगा -4, ठीक है। तो यहां पे मिल जाएगा आपके पास -4 = 0, विच मीन्स आपको मिल गया यहां पे x + y = 2। ये एक इक्वेशन आपको मिल गया है। तो ये मेरा फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन है, ठीक है। लेकिन मेरे पास अभी भी लैम्बडा की दूसरी वैल्यू है, ठीक है। क्या है? लैम्बडा = 1/3, ठीक है। तो आप जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, डू इट बाय योरसेल्फ करेंगे तो आपको क्या आंसर मिल जाएगा? कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको लैम्बडा = 1/3 बस पुट कर देना है, लैम्बडा की ये वाली वैल्यू, तो आपको अल्टीमेटली इक्वेशन मिल जाएगा y = x। आप सॉल्व करेंगे तो आपको यही आंसर मिल जाएगा। तो देखो, दो इक्वेशंस मिल गए, एक ये और एक ये। तो फैमिली ऑफ लाइंस आप ऐसे बता सकते हो। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ द पॉइंट P, 5 लाई ऑन द, कहाँ लाई कर रहा है? यस, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। मतलब एक लाइन जो है वो पैरेलल टू y एक्सिस है, उस लाइन पे आपका पॉइंट है और वो जो लाइन है पास हो रही है इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। एक आपकी लाइन L1 मान लो, या आपकी लाइन L2 मान लो, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो? यस, फैमिली ऑफ लाइंस के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि इंटरसेक्शन, इन दोनों के इंटरसेक्शन में से पास हो रही है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? L1 + लैम्बडा L2 = 0। तो इसको बस लैम्बडा से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो आपके पास क्या है? 2a² + 1x। दोनों में से मैं x और x कॉमन निकाल लूं तो बचेगा क्या आपके पास? a² + 1 बचेगा,
ठीक है, फर्स्ट में क्या बचा ए स्क्वायर प्लस 1, लेकिन दोनों में से वो भी कॉमन आ गया तो बचा आपके पास 2, और यहाँ पे मुझे करना क्या है, पूरे इक्वेशन को लैम्बडा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लैम्बडा लिख लेता हूँ, यहाँ पे भी 6by लैम्बडा मैं लिख सकता हूँ, और यहाँ पे भी मैं लैम्बडा लिख सकता हूँ। तो अब सीधा सीधा x को अलग करेंगे, ठीक है, बाकी टर्म्स को अलग रखेंगे। तो यहाँ से x चला गया तो बचा आपके पास 2, और यहाँ से बचा लैम्बडा। तो ए स्क्वायर प्लस 1, 2 प्लस लैम्बडा, और क्या बच गया, हमने x कॉमन निकाला था। एकदम क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे देखो by है, यहाँ भी by है, दोनों में से by कॉमन ले लो, तो by कॉमन आ गया तो बचा यहाँ पे 1, और यहाँ पे बचा -6 लैम्बडा, तो बचा 1 -6 लैम्बडा, ये आपके पास बचा, ठीक है। लास्ट कांस्टेंट टर्म की बात करें तो a क्यूब प्लस a दोनों में है, तो अल्टीमेटली क्या कॉमन निकलेगा, 2 टाइम्स a क्यूब प्लस a, और फर्स्ट टर्म में क्या बचा, 2 बचा, और यहां पे क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ लैम्बडा बच गया आपके पास, तो 2 प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं, हमेशा फैमिली ऑफ लाइंस ऐसे लिखते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने क्या किया है, देखो यहाँ पे फिर अल्टीमेटली आपने एक्स वाई ax प्लस बी वाई प्लस सी वाली फॉर्म बनाई थी, तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी। समझना बड़े ही ध्यान से, ये कौन सी फॉर्म है, दिस इज योर ax बी वाई प्लस सी वाली फॉर्म क्रिएट हो गई, हाँ क्रिएट हो गई, एकदम सही बात है। अब हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे जो आपके पास लैम्बडा है, ये जो -6 लैम्बडा है, ये सब लैम्बडा आपको फाइंड करना है, लेकिन उसके लिए आपको कंडीशन गिवन है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि x और y एक्सिस की बात करें तो आपकी जो लाइन है वो पैरेलल टू y एक्सिस है, मतलब एंगल बनाएगी 90 डिग्री विथ x एक्सिस, मतलब उसका जो स्लोप है वो कैसा होगा, अनडिफाइंड। स्लोप m जो होगा अनडिफाइंड होगा, ठीक है। इसका मतलब ये आपके पास यहां पे जो स्लोप क्रिएट होगा, लेट्स से m स्लोप है a स्क्वायर प्लस 1 2 प्लस लैम्बडा अपॉन में क्या होना चाहिए स्लोप, तो -a/b, ठीक है। तो 1 -6 लैम्बडा b, x और y के कोएफिशिएंट्स को ही आपको सोचना है। ये स्लोप अनडिफाइंड कब होगा, जब ये डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 हो जाएगी। आपको ये स्लोप कैसा बताना है, अनडिफाइंड, तो ये 0 करना पड़ेगा, विच इंप्लाइज 1 -6 लैम्बडा इंटू b इज इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज लैम्बडा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/6 मिल जाएगी। तो यहां से मुझे लैम्बडा की वैल्यू मिल गई, तो उस लैम्बडा को मैं अल्टीमेटली मेरे फैमिली ऑफ इक्वेशंस में, ठीक है, फैमिली ऑफ लाइंस में पुट कर दूंगा, तो मुझे कुछ वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो इसको 1/6 को पुट करो यहाँ पे, और अल्टीमेटली ये वैल्यू तो 0 ही है, 1 -6 लैम्बडा, तो आपके पास ये टर्म और ये टर्म ही बचेगी और कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस 1 बचा, a स्क्वायर प्लस 1, और बचा 2 प्लस 1/6, ये पूरी टर्म 0 हो गई, प्लस में 2 इंटू यहाँ पे क्या बचा, a क्यूब प्लस a इंटू 2 प्लस 1/6 इज इक्वल टू क्या बच गया, 0 बच गया। अब देखो दोनों में से 2 प्लस 1/6 कॉमन निकाल लूं, वहां पे चला गया तो 0 हो जाएगा, तो आपके पास अल्टीमेटली बचा a स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे क्या बचेगा, समझना बड़े ही ध्यान से, 2a क्यूब प्लस a, इतना बचा कि नहीं, हाँ इतना तो बच ही गया, 2a क्यूब प्लस 2a इज इक्वल टू 0। अब यहां पे एक और चीज है, क्या है वो चीज, हमने यहां पे x पुट नहीं किया, तो यहां पे अल्टीमेटली a स्क्वायर x और 1 इंटू एक्स हो जाएगा, तो इतना आपके पास बच गया है। अब मुझे करना क्या है, मुझे अल्टीमेटली पॉइंट P फाइंड करना है, मतलब ये जो पॉइंट, ये P कौन सा पॉइंट है भाई, x कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट का P,5, पर ये पॉइंट कहां पे है, मेरी इसी लाइन पे है, तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट पुट कर दो, y कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं, तो इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकता हूं। देखो कैसे, यहां से अगर मैं a स्क्वायर कॉमन ले लूं दोनों में से, तो क्या बचेगा आपके पास, a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बचा x प्लस 2a बच गया, x प्लस क्या बच गया, 2a बच गया, और यहां पे भी हमने 2a क्यूब किया लेकिन 2a नहीं किया। देखो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं तो आपके आंसर्स नहीं आते, तो x प्लस 2a यहां बच गया, और प्लस में x प्लस 2a यहां बच गया, एकदम क्लियर होना चाहिए, इज इक्वल टू 0 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो देखो अल्टीमेटली x प्लस 2a दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 2a इंटू क्या बच रहा है, a स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये सारी टर्म तो कैसी है,
कांस्टेंट है, तो आपके पास इक्वेशन क्या बचा अल्टीमेटली लाइन का, x प्लस 2a इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन आया। अब मेरा जो पॉइंट है वो इस लाइन पे लाई करेगा p, 5, तो यहां पे p जैसे ही पुट करूंगा x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू -2a आ गया। अब y कोऑर्डिनेट की जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि इक्वेशन के अंदर y है ही नहीं, तो p इज इक्वल टू -2a है क्या आंसर? यस, -2a। तो ये एक हैशटैग थोड़ा सा जी लेवल का क्वेश्चन आप मान सकते हो। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जेईई मेंस 2015 का एक शानदार क्वेश्चन है, हमारे टॉपिक का ही क्वेश्चन है। देखो क्या बोला गया है, द लोकस ऑफ द इमेज। सर हम तो फैमिली ऑफ लाइंस पढ़ रहे हैं, लोकस कहाँ से आ गया? जेईई में तो भाई ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, सीधा कोई एक टॉपिक से, बहुत ही कम चांस होते हैं कि सीधा एक ही टॉपिक से बन गया, मिक्स टॉपिक आते हैं भाई। देखो तो इमेज की भी बात की है, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, प्रीवियस लेक्चर्स आपने नहीं देखे तो जाके देख सकते हो, ठीक है। लोकस ऑफ इमेज ऑफ द पॉइंट, लोकस भी पढ़ चुके हैं, ऑफ पॉइंट 2,3, किसी पॉइंट, लेट्स से यहां पे फिगर ड्रॉ करके समझते हैं, 2,3 आपका कहीं पॉइंट है, ठीक है। आप इसको पॉइंट P मान लो, जिसकी जो इमेज है इन द लाइन, कौन सी लाइन है ये? 2x माइनस 3y प्लस के, ये तो L1 प्लस लैम्बडा L2 वाला फॉर्म है, मतलब ये तो इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस का, यस, एक और लाइन है, किसी दो लाइन, एक ये लाइन और एक ये लाइन का इंटरसेक्शन में से एक दूसरी लाइन बन रही है, फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन है। तो इसको मैं ऐसे सोच सकता हूं, मेरी एक लाइन ऐसे होगी इस तरह से, 2x माइनस 3y लिख लो यहाँ पे, 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन मान लो इस तरह से होगी, ठीक है, जिसका इक्वेशन मैं लिख लेता हूं x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एकदम क्लियर होना चाहिए सबको। अब मिरर क्या है? ये पूरी लाइन मिरर है, मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट में से, समझना बड़े ही ध्यान से, समझना बड़े ही ध्यान से, इनकी इंटरसेक्शन पॉइंट में से आपकी एक लाइन पास हो रही है इस तरह से, जो फैमिली ऑफ लाइंस है, ठीक है, फैमिली ऑफ लाइंस है। ये कौन सी लाइन है? यही वाली जिसको मैं L1 प्लस KL2 बोल दूं, यानी L1 प्लस लैम्बडा L2 बोल दूं, हाँ एक ही बात है। ये एज अ मिरर क्या कर रही है? यस, एज अ मिरर काम कर रही है इस पॉइंट के, ठीक है। तो इस पॉइंट का इमेज यहां पे क्रिएट हो सकता है, लेट्स से Q अल्फा कॉमा बीटा होगा, हाँ सही बात है। तो आप सोचोगे सर इन सब की जरूरत ही क्या है, हमें तो इमेज के लिए इक्वेशन पता ही है, हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है प्रीवियस लेक्चर में, सीधा सीधा मैं इमेज निकाल सकता हूं, इन सब का क्या जरूरत है? बताता हूं क्या जरूरत है। आपके पास तब क्या होता था, एक प्रॉपर इक्वेशन होती थी लाइन की ax प्लस by में, यहां पे वो नहीं है, यहां पे वो नहीं है। तो आप यहां से क्या कर सकते हो, इन दोनों लाइंस का यूज करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो इन दोनों लाइंस का यूज करेंगे हम, 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और इस लाइन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है इसके साथ, तो मल्टीप्लाई कर दो, 2x माइनस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ, सॉल्व कर लो, देखो क्या मिलेगा, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे y इज इक्वल टू -6 + 4 -2 इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू मिल गई 2। y को आप यहीं पे अगेन पुट कर दो तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यस x की वैल्यू मिल जाएगी 1। इसका मतलब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, समझना बड़े ध्यान से, लेट्स से कोई पॉइंट a है, वो है 1,2, यहां तक क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, इमेज है, ठीक है, k बिलोंग्स टू r इज अ, अल्टीमेटली हमारा आंसर नहीं मिल रहा है, यहां से हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, रुको। इमेज अगर अल्फा बीटा है, इमेज की बात की तो मैं इमेज ही फाइंड करूंगा, लेकिन मिरर है, ठीक है, मिरर है और इमेज एग्जैक्टली यहीं पे क्रिएट हो रही है, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा, यानी PA इज इक्वल टू PQ या फिर PA इज इक्वल टू AQ गिवन है आपको, मिरर में तो यही क्रिएट होता है। तो बस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, आप लेंथ का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। तो सीधा सीधा आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, अल्फा माइनस, तो और स्क्वायर भी सेम हो जाएगा, PA इज इक्वल टू AQ है, तो अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू AQ क्या हो जाएगा, 2 - 1 1 का स्क्वायर प्लस
3 माइनस 2 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर दो, अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हो गया, लेकिन 2 को मैं √2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब आप सोचोगे सर हमें तो इमेज हमने फाइंड ही नहीं की, इमेज तो कोऑर्डिनेट्स होता है ना, लेकिन कोऑर्डिनेट्स नहीं है, आपको बोला है सर्कल ऑफ रेडियस। सर्कल ऑफ रेडियस मतलब किसी इक्वेशन की बात की गई है, मतलब मुझे इक्वेशन ही रखना है, इमेज बनानी ही नहीं है। तो देखो ये क्या हो गया, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। 10th स्टैंडर्ड में सर्कल का इक्वेशन पढ़ चुके हो आप, आगे भी हम आने वाले चैप्टर में सर्कल पढ़ेंगे, लेकिन सर्कल का इक्वेशन आप 10th में पढ़ चुके हो। तो ये क्या है, सर्कल का इक्वेशन विथ रेडियस r इज इक्वल टू √2। तो देखो ऐसे आपको बहुत सारे टॉपिक्स को मिला के क्वेश्चन पूछा गया है जेई मेंस में। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक जो है फैमिली ऑफ लाइंस, यहाँ पे थोड़ा सा सही से आपको समझ में आया होगा। अब जो टॉपिक है कंकरेंसी ऑफ लाइंस, कॉन्करेंट लाइंस क्या होता है, ठीक है, कॉन्करेंसी ऑफ लाइंस आप बोल सकते हो, वो भी क्या है, वो भी रिलेशन ही है एक्चुअली, वो क्या है, फैमिली ऑफ लाइंस ही है। ठीक है, कॉन्करेंसी ऑफ लाइन या कॉन्करेंट लाइन क्या है वो समझते हैं। देखो अगर आपके पास 3 लाइन की मैं बात करूं इस तरह से, कोई a1x b1y प्लस c1, एक लाइन ये है a2 b2, दूसरी लाइन है, तीसरी लाइन है। अगर 3 लाइन जो है वो एक ही पॉइंट में से पास हो रही हैं तो उन्हें क्या कहेंगे, यस कॉन्करेंट लाइंस कहेंगे, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है, एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, कॉन्करेंट लाइन कहेंगे। लेकिन ये रिलेशन क्या है, एक्चुअली तो हम ये पढ़ चुके हैं, कहाँ पे, फैमिली ऑफ लाइंस में अभी पढ़ा। हमने क्या देखा कि एक अगर लाइन आपके पास L1 है, ठीक है, दूसरी लाइन L2 है, या फिर P और Q लाइन है, इस तरह से हम बात कर रहे थे, और उसके इंटरसेक्शन पॉइंट में से कोई लाइन पास हो रही है, उसका इक्वेशन आपको पता है, तो फैमिली ऑफ लाइंस आप बोलते थे। ठीक है, लेट्स से यहां पे आपका पॉइंट है P, क्या है, पॉइंट P है, तो इस पॉइंट P में से अगर मैं L3 लाइन पास करवा दूं तो तीनों लाइन को क्या कहेंगे, कॉन्करेंट लाइंस कहेंगे, या फिर आपकी जो L3 लाइन यहीं से पास हो रही है तो इनको फैमिली ऑफ लाइंस भी कहेंगे। तो बात तो एक ही है। तो एक्चुअली आप अगर तीनों इक्वेशन लिखना चाहो लाइन के इस तरह से, a1, ठीक है, a1x b1y जो भी इक्वेशंस है वो लिखना चाहो, या फिर इसको मैं फैमिली ऑफ लाइंस में रिप्रेजेंट करना चाहूँ, एक्चुअली मेरी जो लाइन L3 है उसको इस इक्वेशन में लिखे बिना अगर मैं उसको लिखना चाहूँ तो वो कैसे लिख सकते हो, वो अल्टीमेटली L1 प्लस लैम्बडा L2 ही इज इक्वल टू 0 है। वो क्या है, वो L1 प्लस लैम्बडा L2 इज इक्वल टू 0 का ही इक्वेशन है ना, आप ऐसे सोच सकते हो। तो अगर मैं अल्टीमेटली इसके कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहूं, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स या फिर इसको प्रॉपर इक्वेशन लिखना चाहूं इसका यूज करके, तो क्या लिख सकते हो, L3 का जो इक्वेशन क्रिएट होगा, देखो क्या होगा, आपको करना क्या है, x और x कॉमन निकाल लो, लैम्बडा इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो L3 का अल्टीमेट इक्वेशन क्या होगा, a1 प्लस लैम्बडा a2 x प्लस, देखो क्या होगा यहाँ पे, b1 प्लस लैम्बडा b2, b1 प्लस लैम्बडा b2 y प्लस में c1 प्लस लैम्बडा c2 इज इक्वल टू 0। ये मेरी लाइन L3 का क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। तो इसको मैं कंपेयर कर लूं इसके साथ a3x प्लस b3y प्लस c के साथ, तो अल्टीमेटली मेरा जो a3 के कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, a3 जो वैल्यू है जो a3 की, a1 प्लस लैम्बडा a2 में लिख सकता हूं, ठीक है, अगेन b3 में क्या लिख सकता हूं, b1 प्लस लैम्बडा b2, सिमिलरली C3 में क्या लिख सकता हूं, C1 प्लस लैम्बडा C2 में लिख सकता हूं। तो आप कंकरेंस और कॉन्करेंट लाइन बोलो या फैमिली ऑफ लाइंस बोलो, ये सब आपस में रिलेटेड है। एक अच्छा रिजल्ट हमारे पास ये भी है कि अगर मैं डिटर्मिनेंट ले लूं किसका, यस फैमिली ऑफ जो लाइंस क्रिएट होगी तीनों लाइंस के, आपको डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे, उनके जो कोएफिशिएंट्स हैं x और y के, a1 b1 और कांस्टेंट c1, इसी तरह दूसरी लाइन के आपको क्या लिखना है, यस हॉरिजॉन्टली ऐसे लिखो। अगेन
A3 B3 C3, इसको क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट अगर आप निकालोगे, जो तीनों ही लाइंस एक पॉइंट में से पास हो रही है, तो उसका जो आंसर होगा वो हमेशा 0 होगा। ठीक है, तो फैमिली ऑफ लाइंस के बारे में सोचूं, अगर मैं इन पॉइंट्स को इंस्टेड ऑफ A3 अगर मैं यहाँ पे A1 प्लस लैम्बडा A2 भी पुट कर दूं, तो भी आपका आंसर तो हमेशा यही होगा। कब तक, जब तक जो मेरी लाइंस है वो कैसी होगी, कॉन्करेंट लाइंस होंगी। तो क्वेश्चन कैसा बनता है, यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि लेट्स से आपको तीनों इक्वेशन गिवन है, देखो लाइंस के तीनों इक्वेशंस अगर मुझे गिवन है तो बोल देंगे यहां पे अगर एक आपके पास वैल्यू नहीं है, ठीक है, यहाँ पे सारी वैल्यूज है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 की जगह आपको लैम्बडा गिवन है, तो लैम्बडा फाइंड करके दे दो, कंडीशन गिवन होगी कि लाइंस कैसी हैं, कॉन्करेंट लाइंस हैं। तो डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा हमें, लैम्बडा अगर फाइंड करना है तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ये आपका A1 B1 C1 ऐसे लिख लो, 3 -4 -13 A2 B2 C2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 -11 -33 एंड लास्ट में 2 -3 प्लस लैम्बडा। इस तरह से ये जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, अगर आप 11th में हो तो चैप्टर अगर आपको नहीं पता तो थोड़ा सा बता देते हैं आपको। ठीक है, आपको करना है प्लस माइनस एंड प्लस। ये आपकी फर्स्ट रो जो दिख रही है उसमें सबसे पहले 3 पुट करेंगे, फिर क्या है माइनस माइनस, ये वैल्यू कौन सी है माइनस माइनस, तो अल्टीमेटली आपको +4 मिल जाएगा, प्लस माइनस -13 हो गया। अब क्या करना है, अगर आपने 3 ले लिया है तो उस फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को छोड़ दो और मल्टीप्लीकेशन कर दो ऐसे, इस तरह से, बाकी जो बचा फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को छोड़ दो और इस तरह से मल्टीप्लीकेशन ले लो। -11 लैम्बडा, बीच में क्या करना है -3 × 33। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अल्टीमेटली पॉजिटिव दे देगा आपको, यस, तो आपको मिल गया 99, प्लस में 4 आ गया। अगेन सेकंड है तो आपको क्या करना है, यस, ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ देनी है, तो 8 लैम्बडा, 8 × लैम्बडा, 8 लैम्बडा हो गया, माइनस करके 2 × -33, तो माइनस माइनस अल्टीमेटली प्लस, +6 आ गया, -13 और क्या बचेगा, ये कॉलम छोड़ दो अब, तो -24 एंड बीच में माइनस, तो 11 2 -22 अल्टीमेटली हो जाएगा +22 = 0 हो गया। तो इस तरह से आप डिटर्मिनेंट सॉल्व कर सकते हो। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, लैम्बडा मिलेगा। अब आप जी एस्पिरेंट तो हुई, तो सिंपली क्या कर सकते हो, मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन कर ही सकते हो, और कुछ है नहीं यहाँ पे, तो अल्टीमेटली यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस लैम्बडा -7 = 0। इसको सॉल्व करने पर, इसको सिंप्लीफाई करने पर, तो लैम्बडा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यस, लैम्बडा की जो वैल्यू है वो हो जाएगी -7। तो डिटर्मिनेंट से आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो कहाँ है, ऑप्शन सी जो है हमारा फाइनल आंसर है। अब ये तो बात हो गई कि आपके पास अगर तीनों लाइन की इक्वेशन कुछ इस तरह से गिवन है, सीधा सीधा आप डिटर्मिनेंट के बारे में सोचोगे, कॉन्करेंट की कंडीशन गिवन है, तो आप सीधा इसका यूज करके लैम्बडा फाइंड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कुछ और गिवन है, यानी कि ऐसा क्वेश्चन पूछूं मैं, फैमिली ऑफ लाइन्स की बात कर दूं, कॉन्करेंट भी वर्ड यूज कर लूं और बोल दूं कि वो लाइंस जो है कौन से पॉइंट में से पास हो रही हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करके दे दो, कैसे मिलेगा जब आपको तीनों इक्वेशंस ही नहीं गिवन है। ठीक है, देखो इस टाइप का एक क्वेश्चन है आपके पास, सेट ऑफ लाइंस यानी फैमिली ऑफ लाइंस गिवन है। क्या गिवन है, ये फैमिली ऑफ लाइंस ax + by + c = 0। लेकिन इसका फॉर्म एक्चुअली होना कैसा चाहिए, इसका फॉर्म तो होना चाहिए L1 + लैम्बडा L2 = 0। करेंगे इसको कन्वर्ट इस फॉर्म में, और आपके पास कुछ ये गिवन है इक्वेशन, ठीक है, इज कंकरेंट एट द पॉइंट, कौन से पॉइंट पे कंकरेंट होंगे, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है, ये बात पक्की है। ठीक है, तो इसके बारे में सोचूं, यहाँ पे 3a + 2b + 4c है, यहाँ पे कांस्टेंट c मुझे दिख रहा है, एक्स वाई को भूल जाऊं तो ये c की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूं। तो यहाँ से क्या होगा, 3a + 2b = -4c, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3a + 2b / -4। तो यही वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें तो ax + by + c क्या है आपके पास, +3a / -4 + 2b / -4, इस तरह मैं दोनों को डिवाइड कर सकता हूं। ठीक है, लेकिन ये तो फैमिली ऑफ लाइंस है जिसका फॉर्म होना चाहिए L1 + लैम्बडा L2। कैसे क्रिएट होगा, देखो अगर मैं यहां से a और a कॉमन ले लूं तो आपके पास क्या बचेगा, a कॉमन ले लिया तो x -
3/4 बच गया। यहाँ से और यहाँ से मैं b कॉमन ले लूँ तो b क्या बचा आपके पास, y माइनस में 1/2 इज इक्वल टू 0। लेकिन अभी भी ये L1 प्लस लैम्बडा L2 वाला फॉर्म है नहीं, तो इसको मैं ऐसे क्रिएट कर दूँ, x माइनस 3/4 प्लस b/a से डिवाइड कर दो दोनों साइड, तो y माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। तो ये अल्टीमेटली क्या हो गया, दिस इज योर L1 प्लस लैम्बडा L2 इज इक्वल टू 0 वाला फॉर्म। तो आपके पास क्या आ गया, यस फैमिली ऑफ लाइंस आ गई। मेरे पास दो लाइंस आ गई, तो दो लाइंस का मैं इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लूं तो कॉन्करेंट पॉइंट मिल ही जाएगा। यस बिल्कुल सही बात है। तो एक लाइन है x माइनस 3/4 इज इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन है y माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। तो सीधा सीधा यहां से x y की वैल्यू मिलेगी, x इज इक्वल टू 3/4 एंड y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1/2। ठीक है, y इज इक्वल टू 1/2। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, 3/4 1/2, ऑप्शन ए इज आवर आंसर। तो ऐसे आप, ठीक है, फैमिली ऑफ लाइंस कॉन्करेंट इनको मिक्स करके क्वेश्चंस बनते हैं। अब क्या है हमारा टॉपिक, अब जो टॉपिक है दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस, उसमें हम 2 पॉइंट पढ़ने वाले हैं। 2 पॉइंट क्या है, ठीक है, थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले लेते हैं और आगे अलग से पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि आप ओरिजिन को शिफ्ट करोगे, ओरिजिन को शिफ्ट करोगे। दूसरा आइडिया ये है कि आप रोटेशन करोगे। रोटेशन किसका, एक्सिस का रोटेशन करोगे। ठीक है, ओरिजिन का ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ठीक है, मतलब कि जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस है उसमें हम 2 ही टॉपिक पढ़ेंगे। ओरिजिन वाला सबसे इजी टॉपिक है। बेसिक आइडिया हमारा ये है कि ओरिजिन को क्या करना है भाई, शिफ्ट कर देना है। सर समझ नहीं आया, मतलब क्या है, अगर आपके पास इस तरह से x और y एक्सिस है, मेरा ओरिजिन यहाँ पे होता है 0,0, ठीक है, ओरिजिन को हमने O माना है। अभी ओरिजिन को मैं किसी पॉइंट पे शिफ्ट करवा दूं, ठीक है, लेट्स से मैंने इसको शिफ्ट करवा दिया यहाँ पे 2,2 पॉइंट पे, ठीक है, तो क्या होगा, यहां से आपकी जो एक्सिस हैं वो भी चेंज हो जाएंगी। मतलब ये नई वाली एक्सिस y डैश बन जाएगी और यहाँ पे आपका ओरिजिन शिफ्ट होके o डैश बन जाएगा और x एक्सिस x डैश बन जाएगी। ठीक है, हमने पूरा का पूरा ओरिजिन शिफ्ट कर दिया, ठीक है, 2,2 पे। तो सोचो जरा इस तरह से, यहाँ पे अगर कोई पॉइंट P 3,4 है, तो पहले हम क्या करते थे, ऐसे हॉरिजॉन्टली 3 डिस्टेंस गए, वर्टिकली y डिस्टेंस गए, ठीक है, 4 डिस्टेंस गए, तो मैं पहुंच गया। लेकिन अब मुझे इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, पहले O से जाते थे, अब क्या करना पड़ेगा, हमें O डैश से जाना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। जो अब मेरा जो P3,4 है वो P3,4 नहीं रहेगा, अब वो O डैश के हिसाब से चेंज हो जाएगा। यानी हमारे पॉइंट जो थे पहले वो चेंज हो गए, Px डैश, y डैश बन जाएंगे। ठीक है, इस ओरिजिन को अगर आप शिफ्ट करोगे तो कुछ आपको रिलेशन मिलेगा पुराने पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और नए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। इसी तरह से अगर रोटेशन की बात करें, इसको डिटेल में समझेंगे। ठीक है, रोटेशन का मतलब क्या है, आपका ओरिजिन वही रहेगा लेकिन आप पूरी एक्स और वाई एक्सिस को क्या करोगे, इस तरह से रोटेट करोगे। कैसे, देखो, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो अगर मैं थीटा एंगल से इसको रोटेट कर दूं, क्या कर दूं, थीटा एंगल से, तो यहां पे भी एंगल 90 डिग्री से जो है, तो अल्टीमेटली यहां से भी थीटा एंगल वो रोटेट हो जाएगा। मतलब जो मेरा पॉइंट P था पहले, लेट्स से वो अगेन हम P3,4 की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, हम यहां से ऐसे जाते थे, ठीक है, हमने x डिस्टेंस लिया, फिर ऐसे y डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली y डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो ऐसे जाते थे। लेकिन क्या मैं अब P3,4 को ऐसे हॉरिजॉन्टली क्या करूंगा, मेजर करूंगा? नहीं, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली नहीं मेजर करूंगा। मेरी जो नई एक्सिस बन रही है x डैश y डैश, उस हिसाब से मैं यहाँ पे, समझना बढ़ेगी ध्यान से, यहाँ पे इस तरह से ट्रैवल करूंगा अलोंग दी एक्स डैश, अलोंग दी एक्स डैश में ट्रैवल करूंगा। फिर क्या करूंगा, फिर ट्रैवल करूंगा इस तरह से परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर ऐसे ट्रैवल करूंगा। तो आपको कुछ अगेन नए पॉइंट्स मिलेंगे यहाँ पे P एक्स डैश y डैश। तो इसके कोऑर्डिनेट्स में भी पुराने पॉइंट्स के कुछ के साथ x, y के साथ रिलेशन होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ओरिजिन के बारे में समझते हैं कि शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन
हमने क्या करना है, ओरिजिन को शिफ्ट करना है विदाउट रोटेशन ऑफ एक्सिस। तो देखिए यहाँ पे ओरिजिन ओ आपको क्लियरली दिख रहा है, हमने क्या किया है, उसको शिफ्ट कर दिया, ठीक है, जिससे उसके नए कोऑर्डिनेट्स हैं वो h, k क्रिएट हो गए, ठीक है। पहले ओरिजिन ओ था, वो ओ डैश बन चुका है, तो हमारी एक्सिस भी चेंज हो गई। मैंने बेसिक आइडिया दे दिया कि ओरिजिन के हिसाब से उसकी एक्स डैश, ठीक है, एक्सिस बनेगी, और इस तरह से वाई डैश जो है वो दूसरी एक्सिस बनेगी। तो मेरा पॉइंट जो पहले पी एक्स कॉमा वाई था, क्या था, पी एक्स कॉमा वाई, जिसको हम हॉरिजॉन्टली ऐसे एक्स डिस्टेंस जाते थे और वर्टिकली ये पूरा डिस्टेंस कैसे जाते थे, y डिस्टेंस जाते थे, ठीक है। तो मेरा जो पॉइंट है वो x, y होता था। लेकिन अब o डैश के बारे में बात करूं तो अब मैं इस पॉइंट को अगर मुझे करना है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे। कैसे, अब मैं डैश है तो x डैश हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करूंगा, यस, और यहां पे वर्टिकली इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए वर्टिकल भी ट्रैवल करना पड़ेगा। लेट्स से वो कैसा है, y डैश डिस्टेंस है, ठीक है। तो o डैश के हिसाब से नए पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x डैश और y डैश हो गए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन x और y, x डैश और x के बीच में रिलेशन कैसे क्रिएट होगा, हम तो पहले x जा रहे थे, ठीक है। हमारा ये अगर पॉइंट h, k है तो इतना डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा, h होगा, यस, बिल्कुल सही बात है। और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टली h शिफ्ट किया, वर्टिकली कितना शिफ्ट किया, k डिस्टेंस शिफ्ट किया। तो अगर अल्टीमेटली मैं x की बात करूं, हॉरिजॉन्टल p जो x, y है मेरा, समझना पड़ेगी ध्यान से, जो x है वो कैसे हो रहा है, मैंने h डिस्टेंस ट्रैवल किया प्लस x डैश डिस्टेंस ट्रैवल किया, क्या किया, h डिस्टेंस ट्रैवल किया और x डैश डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो मुझे x मिल रहा है, मेरा पॉइंट क्या मिल रहा है, x। इसी तरह से मैं किसकी बात करूं, मैं y डैश की बात करूं, ठीक है, y और y डैश की बात करूं तो सबसे पहले हमने क्या किया, पहले हम h, k डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर y डैश डिस्टेंस ट्रैवल किया यहां से यहां तक, y डैश, तो अल्टीमेटली हमको y मिल गया। तो अल्टीमेटली क्या मिला, y डैश प्लस k। तो अगर आपको नए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं या फिर पुराने पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं x, y, तो आप कैसे लिखोगे, x डैश प्लस h इज इक्वल, और y के लिए क्या लिखोगे, y डैश प्लस के। और नए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, मतलब हमने कम डिस्टेंस ट्रैवल किया शिफ्ट करने पर, अब वो शिफ्टिंग कहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, x माइनस h और y माइनस के। तो इस तरह से आपको इक्वेशन, ये जो फॉर्म है वो याद रख लेना है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है, ठीक है। ओरिजिन से जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी सिंपल बनते हैं। तो इससे होता क्या है, आपका जो पॉइंट बनता है वो अलग सा पॉइंट बन जाता है, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स में बदलाव आता है अकॉर्डिंग टू दिस शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। और किस में चेंज होता है, यस, और चेंज होता है आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन में। अगर इस तरह से लेट्स से मेरी लाइन है, ठीक है, मेरी लाइन कुछ इस तरह से है, स्ट्रेट लाइन L1 मान लेता हूं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, दिस ओरिजिन, इसका इक्वेशन कुछ होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी होगा कोई इक्वेशन, इज इक्वल टू 0। लेकिन अब क्या हो रहा है, ओ डैश बन रहा है, यहां पे क्या बन रहा है, ओ डैश बन रहा है। तो इसके जो इंटरसेप्ट के बारे में हम सोच के बात करते हैं, ठीक है। अब जो पहले देखो बड़े इंटरसेप्ट बन रहे थे, तो इसको मैं कन्वर्ट कर दूं अगर x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में, ये कन्वर्ट ऐसे अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट करूं, इसको कन्वर्ट कर नहीं दिया है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करे, तो अगर अल्टीमेटली आप ये जो इंटरसेप्ट देखोगे शिफ्ट करने पर वो कैसे बन रहे हैं, स्मॉल बन रहे हैं। तो स्मॉल बनने पर ये जो मेरी लाइन का इक्वेशन होगा उसमें भी चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन को लेके। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, एट व्हाट पॉइंट द ओरिजिन बी शिफ्टेड, मतलब ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहां पे आपका ओरिजिन शिफ्ट होगा। लेट्स से मेरा पॉइंट O H, K होगा, पहले O था अब O डैश हो गया, ठीक है, O डैश H, K पे मैं ओरिजिन को शिफ्ट कर देता हूं, ठीक है। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, पहले वाला पॉइंट ये था और फिर ये वाला पॉइंट बन गया, मतलब पी एक्स, y पॉइंट है ये, फिर नया पॉइंट चेंज करने पर ओरिजिन को x डैश y डैश बन जाता है। तो आपको हमेशा बस करना क्या है, रिलेशन याद करना है। रिलेशन क्या है, यहाँ पे हमने देख लिया x और x डैश के बीच में रिलेशन होता है हमेशा, जब भी आप
एच कॉमा के, ओरिजिन को शिफ्ट करके ओ डैश एच कॉमा के बनाते हो। ठीक है, इस तरह से आप रिलेशन याद कर सकते हो। क्या है, एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस एच या फिर एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस एच। तो हम फाइंड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, ओ एच कॉमा के है, एक्स की वैल्यू आपको पता है एक्स डैश प्लस एच होती है, विच इम्प्लाइज हमारा पुराना कोऑर्डिनेट क्या है, -1 इज इक्वल टू एक्स डैश क्या है, देखो नया कोऑर्डिनेट -7 प्लस एच, विच इम्प्लाइज क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, एच की वैल्यू आ जाएगी 6। सिमिलरली ये क्या हो गया, यस ओरिजिन का एक्स कोऑर्डिनेट। सिमिलरली क्या है रिलेशन, y इज इक्वल टू वाई डैश प्लस के, पुराना क्या था आपके पास 8 इज इक्वल टू वाई डैश, नया y कोऑर्डिनेट क्या है 3 प्लस के, तो k की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई यहाँ पे। तो ओरिजिन क्या हो गया, यस 6,5 हो गया। एट व्हाट पॉइंट ओरिजिन बी शिफ्टेड, ओरिजिन बी शिफ्टेड एट h कॉमा के इज इक्वल टू 6,5 पॉइंट पे अगर मैं शिफ्ट कर दूं ओरिजिन को, तो मेरे जो पॉइंट -1,8 थे वो क्या बन जाएंगे, -7,3 बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन 6 काफी सिंपल था, 2 स्टेप का आंसर था। यहाँ पे कुछ एक अच्छी कंडीशन गिवन है आपको, वेयर शुड द ओरिजिन बी शिफ्टेड, ओरिजिन को शिफ्ट ही करना है, जिससे क्या होगा, आपका जो इक्वेशन है ये क्या है, गिवन इक्वेशन पहले था भाई, ये इक्वेशन जब हमने ओरिजिन को शिफ्ट नहीं किया था। ठीक है, विल नॉट कंटेन y एंड कांस्टेंट टर्म्स, 2 कंडीशंस गिवन है। सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं, y² प्लस 4y प्लस 8x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन है। अब आप ओरिजिन को शिफ्ट कर रहे हो, ओरिजिन को शिफ्ट करके मैं लेके आ गया h कॉमा k पे, तो मेरे जो एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स थे वो भी चेंज हो जाएंगे। तो एक्स कॉमा वाई क्या बन जाएगा, एक्स कॉमा वाई आपका बन जाएगा एक्स डैश प्लस एच कॉमा वाई डैश प्लस के। यही तो हमने पढ़ा अभी, हमने यही तो सीखा अभी। ठीक है, एक्स डैश या फिर एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस एच, y इज इक्वल टू वाई डैश प्लस के। आप ये वाला भी याद कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिया है, फर्स्ट ही लिया है, क्योंकि x कॉमा वाई पुराने कोऑर्डिनेट्स थे जो अब नए बन गए, तो इन पुराने में यस y² में आप ये वैल्यूज पुट कर दो, यानी वाई डैश प्लस के का होल स्क्वायर प्लस में 4 इंटू वाई डैश प्लस के प्लस में 8 इंटू एक्स क्या है, 8 इंटू एक्स क्या है, एक्स डैश प्लस एच, तो एक्स डैश प्लस h माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक नया इक्वेशन मिल गया आपको। ठीक है, अब नई इक्वेशन में आपको कंडीशंस गिवन है। क्या कंडीशंस है, उसको लगाने से पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। वाई डैश स्क्वायर प्लस 2y डैश इंटू के प्लस के स्क्वायर प्लस 4y डैश प्लस 4k प्लस 8x डैश प्लस 8h माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कंडीशंस क्या है वो देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन आपको कहती है कि y एंड कांस्टेंट टर्म्स, पहली कंडीशन है कि y कंटेन नहीं करना चाहिए, नई इक्वेशन में y कंटेन नहीं होना चाहिए। अब y मतलब क्या, आप इस y डैश को ही y मानोगे, समझना। यहां पे जब आप ओरिजिन को भी शिफ्ट कर रहे हो, नए इक्वेशंस बनेंगे। लाइन के लेट्स से ax प्लस बी वाई प्लस सी है, मैंने नया इक्वेशन बना दिया x डैश y डैश का यूज करके। ठीक है, ax डैश बी वाई डैश प्लस सी डैश, तो तब आप वहां पे x डैश y डैश को लास्ट में एक्स वाई में रिप्लेस कर सकते हो, अब एक्स कॉमा वाई लिख सकते हो। ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो यहां पे भी हम क्या बोल रहे हैं कि y नहीं कंटेन होना चाहिए, इसका मतलब कि y डैश नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब y डैश मतलब ये y डैश का स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा, सिर्फ जहां पे y डैश है यहां पे भी y डैश है, ये वाले टर्म्स नहीं होंगे। ठीक है, इसका मतलब y डैश कैंसिल कर दो, यानी 2y डैश, समझना बड़े ध्यान से, 2y डैश के प्लस 4y डैश जो है वो क्या बन जाएगा, 0 होना चाहिए, तभी तो वो टर्म्स में, वो इक्वेशन में नहीं होगा। ठीक है, विच इम्प्लाइज आप जैसे ही y डैश को कॉमन ले लोगे, ठीक है, यहां से क्या करोगे, कॉमन ले लोगे, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे y डैश को कॉमन ले लो तो आपको मिलेगा 2k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, विच इम्प्लाइज k इज इक्वल टू माइनस 2, k की वैल्यू मिल गई आपको। भाई k क्या है, k कुछ नहीं, यस आपका ओरिजिन का कोऑर्डिनेट है। क्या है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट है जो हमें मिल गया -2।
अब हमको क्या फाइंड करना है, बस h मिल जाए तो मजा आ जाए। उसके लिए दूसरी कंडीशन है कि कांस्टेंट टर्म भी नहीं होने चाहिए। कांस्टेंट टर्म नहीं होने चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे आपके पास एक k स्क्वायर है, एक आपके पास क्या है यहाँ पे 4k है, और दूसरा 8h भी है और -2 है। ये चार टर्म्स हैं, यानी कि k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8h -2 इज इक्वल टू 0। ये चारों टर्म भी मिलके 0 हो जानी चाहिए। अब यहाँ पे k की वैल्यू -2 है, यहाँ पे पुट कर दो तो क्या मिलेगा, 4 प्लस -8 प्लस 8h -2 इज इक्वल टू 0। यानी आपको मिल गया -4 -2 मिल जाएगा। समझना बड़े ध्यान से, -4 -2 -6 हो गया, तो h इज इक्वल टू 6/8 विच इज इक्वल टू 2 3 जा 6 2 3 जा 4, तो 3/4 आंसर आ गया। तो आपके कोऑर्डिनेट्स ओरिजिन की क्या हो गए, 3/4 -2। ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सटेंड करना चाहूँ इसी क्वेश्चन को, तो कैसे हो सकता है, ओरिजिन मिल गया, आपको बोलते नई लाइन का इक्वेशन बता दो। नई लाइन का इक्वेशन क्या होगा, देखो नई लाइन का इक्वेशन आपको मिलेगा, ये देखो ये जो अंडरस्कोर यहाँ पे जो मैंने रेड किया है वो सब तो 0 है, उन सब का सम तो क्या है 0 है। तो आपके पास बचा सिर्फ y डैश का स्क्वायर प्लस में 8x डैश इज इक्वल टू 0 बच गया। तो ये आपके पास एक अच्छा इक्वेशन आ गया। लेकिन इसको तो मैं क्या कर सकता हूं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x भी लिख सकता हूं। मैंने क्या बताया, आप अल्टीमेटली x डैश y डैश को XY कर सकते हो। अब जिनको नहीं पता आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये बता देता हूं, ये जो इक्वेशन है वो क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के फॉर्म में है, -4ax। तो दिस इज नथिंग बट पैराबोला। क्या आ जाएगा, दिस इज पैराबोला। हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन मैं बता देता हूं ये जो फॉर्म है, मैंने पहले ही बताया वाई स्क्वायर है, तो ये कोई लाइन का इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो ये एक पैराबोला है। तो यहाँ पे आपके 2-3 क्वेश्चन और बन सकते हैं। ओरिजिन शिफ्ट करने पर ये जो इक्वेशन बनेगा वो कौन सा बनेगा वो बता दो, ओरिजिन बनेगा वो बता दो, या फिर जो इक्वेशन बनेगा उसका फॉर्म क्या होगा, पैराबोला फॉर्म होगा। तो ऐसे जितने चाहे आप क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हो। तो रोटेशन ऑफ ओरिजिन नहीं, रोटेशन ऑफ एक्सिस समझेंगे। क्या समझा हमने, एक्सिस का रोटेशन समझना है, हमने समझा शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, ठीक है। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन हमने समझा विदाउट रोटेटिंग एक्सिस। अब क्या करेंगे, एक्सिस को रोटेट कर देंगे, लेकिन ओरिजिन को कैसा रखेंगे, सेम रखेंगे। तो अब हमारा टॉपिक वही है, रोटेशन ऑफ एक्सिस विदाउट शिफ्टिंग ओरिजिन। मैंने पहले ही आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे दिया है भी रोटेशन क्या है। आपके पास ये x डैश बन जाता है, y डैश बन जाता है। कैसे, आपने पूरी की पूरी क्या किया, यहाँ पे इस तरह से x और y एक्सिस को इस तरह से थीटा एंगल के साथ क्या कर दिया, मैंने रोटेट कर दिया। और जो मेरा px, y पॉइंट है उसको अब हम कैसे फाइंड करेंगे, उस पे हम थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है। ओरिजिन में जो होता था x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस एच, यहाँ पे भी आपको x इज इक्वल टू एक्स डैश वाई डैश यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू एक्स डैश वाई डैश नहीं मिलेगा, एक्स डैश वाई डैश के नए कोऑर्डिनेट्स होंगे जो x के साथ कुछ रिलेशन बनाएंगे, ठीक है। वो कैसे होता है, देखो पहले हम क्या करते थे, अगर आपको x, y पे जाना है तो आप ऐसे हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करोगे, ठीक है, इस तरह से x, और वर्टिकली ऐसे y ट्रैवल करोगे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब आपको इस तरह से हॉरिजॉन्टली नहीं, ये जो नई एक्सिस बनी आपकी, वहां से आपको इस तरह से x डैश ट्रैवल करना है। हाँ बिल्कुल सही बात है। और यहां से इतना जो है आपको क्या करना है, y डैश ट्रैवल करना है पैरेलल टू आपकी जो नई y डैश एक्सिस है। इस तरह से आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। लेकिन यहां पे सेम क्या होगा, हर बार आप सेम क्या सोच सकते हो, आपका ओरिजिन सेम है, तो ओरिजिन से मेरे पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसको मैं क्या मान लूं, r मान लूं, ठीक है। ओरिजिन से मेरा जो पॉइंट है, ये जो डिस्टेंस है उसको मैं r मान लूं, तो वो तो चेंज थोड़ी होगा। हम ओरिजिन को शिफ्ट नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक्सिस को रोटेट कर रहे हैं, तो उसका जो डिस्टेंस है वो तो हमेशा सेम ही रहेगा। तो उसको यूज करते हुए, यानी पैरामेट्रिक फॉर्म, तो ये r जो px, y है, आप उसको और r, थीटा नहीं, अभी हमने थीटा एंगल तो शिफ्ट कर लिया है, लेकिन ये एंगल लेट्स से अल्फा एंगल बना रहा है,
समझना बड़े ही ध्यान से। ये जो P लाइन है ओरिजिन से, ये जो P है उसका डिस्टेंस R है और मेकिंग एन एंगल अल्फा, समझना बड़े ही ध्यान से, अल्फा एंगल बना रहा है, तो आपका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगा, R कॉमा अल्फा। ये बात पता है। पैरामेट्रिक फॉर्म अगर आपको नहीं पता है तो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, जाके देख लो। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या कहता है, पैरामेट्रिक फॉर्म आपको कॉस थीटा साइन थीटा में रिलेशन देता है एक्स के साथ। तो अगर मैं एक्स कॉमा वाई को, पी एक्स कॉमा वाई को मैं लिखना चाहूं किसके फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखना चाहूं, तो आप क्या लिख सकते हो, x इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा, x इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा में लिख सकता हूं। हाँ सही बात है। इसी तरह से अगर मैं y लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, r साइन अल्फा, r साइन अल्फा। ये आपको पैरामेट्रिक फॉर्म कैसे लिखते हैं ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, तभी ये समझ पाओगे। अब हमने किया क्या, एक्चुअली हमने पूरा का पूरा शिफ्ट कर दिया है, लेकिन ये जो लाइन है वो तो सेम ही रहेगी, डिस्टेंस सेम रहेगी, लेकिन मेकिंग एन एंगल विथ एक्स एक्सिस, मेकिंग एन एंगल जो एक्स एक्सिस के साथ था वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, यानी एंगल चेंज हो जाएगा। वो एंगल क्या बनेगा, पहले पूरा का पूरा क्या था, अल्फा एंगल था, ठीक है, और हमने शिफ्ट कर दिया थीटा एंगल के साथ। तो अल्टीमेटली ये एंगल जो बनेगा इस एक्स एक्सिस के साथ वो क्या बनेगा, वो बनेगा अल्फा माइनस थीटा। ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में हम यही करते हैं, आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए थोड़ा सा और एंगल पता होना चाहिए। तो आपके जो ये नए कोऑर्डिनेट्स हैं, समझना ये डिस्टेंस कितना है, एक्स डैश है, पहले कितना था, x था, तो अब मेरा जो x डैश है वो क्या बनेगा, x डैश इज नथिंग बट r cos थीटा नहीं है मेरे पास, अब मेरे पास अल्फा माइनस थीटा है, r cos अल्फा माइनस थीटा हो गया। सिमिलरली मैं क्या लिखना चाहूं, y डैश लिखना चाहूं तो y डैश कैसे लिखेंगे, y डैश इज नथिंग बट r साइन अल्फा माइनस थीटा। ये दोनों ही चीजें पैरामेट्रिक फॉर्म, ये रोटेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, साइन अल्फा माइनस ये जो भी है कॉस अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा का मैं फॉर्मूला लगा दूं यहाँ पे तो मैं कुछ कर सकता हूं। तो फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, एक्स डैश क्या बनेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे हम फॉर्मूला लगाएंगे एक्स डैश के लिए और यहाँ पे क्या करेंगे y डैश के लिए। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे भाई, साइन कॉस का अल्फा माइनस बीटा वाला, ट्रिग्नोमेट्री याद होनी चाहिए। तो देखो फॉर्मूला लगाऊं अगर तो हमें मिलेगा x डैश इज इक्वल टू r, समझना बड़े ध्यान से, r कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, ठीक है, और r तो मल्टीप्लाई कर ही देना है, कॉस अल्फा कॉस बीटा और बीच में माइनस है तो प्लस हो जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा, लेकिन r तो मल्टीप्लाई रहेगा ही साथ में। इसी तरह y डैश अगर मैं लिखूं, y डैश देखो क्या होगा यहाँ पे, साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, और यहाँ पे r आ जाएगा। तो x डैश y डैश हो गया, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हो ये जो r cos अल्फा है और r sin अल्फा है उसकी वैल्यू तो हमें पता है। देखो यहाँ पे r cos अल्फा इज नथिंग बट x, r sin अल्फा इज नथिंग बट y। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे r cos अल्फा की जगह पे आप लिखोगे x डैश इज इक्वल टू x cos थीटा और r sin अल्फा क्या है, यस y है, तो y sin थीटा। सिमिलरली y डैश क्या बन जाएगा, r साइन अल्फा क्या है, y है, तो y cos थीटा माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा x साइन थीटा। ये एक आपको रिलेशन मिल गया, ठीक है। अब इस रिलेशन का यूज करके, इसका मैं यूज करके क्या कर सकता हूं, जैसे आपने x डैश y डैश फाइंड किया, ठीक है, आपके पास पुराने कोऑर्डिनेट्स हैं, लेट्स से पुराने कोऑर्डिनेट्स है x, y, तो नए कोऑर्डिनेट्स x डैश y डैश आप इसका यूज करके फाइंड कर सकते हो। लेकिन आपको पुराने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो कैसे करोगे, उसके लिए आप इन इक्वेशंस को किसी ना किसी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेट्स से यहां पे मैं इसको क्या कर सकता हूं, cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं। सोचो जरा, अगर मैंने इसको cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, x डैश cos थीटा,
ठीक है, तो एक्स स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहाँ पे एक्स डैश फाइंड करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस तरह से यहाँ पे मुझे यहाँ पे भी क्या चाहिए होगा, यहाँ पे साइन चाहिए होगा, जिससे कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर का कुछ रिलेशन बने। तो इसे मैं फर्स्ट को कॉस से मल्टीप्लाई करूंगा, इसे मैं साइन से मल्टीप्लाई करूंगा और दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो देखो क्या होगा, एक्स डैश कॉस थीटा, समझना बड़े ध्यान से, और क्या मिलेगा, वाई डैश साइन थीटा माइनस में वाई डैश साइन थीटा इज इक्वल टू, यहां पे कॉस से मल्टीप्लाई करो तो कॉस स्क्वायर हो गया, ठीक है, और ये माइनस वाई कॉस हो गया, और यहां पे क्या होगा, माइनस वाई कॉस, समझना, माइनस वाई कॉस और साइन मल्टीप्लाई किया तो माइनस वाई कॉस साइन, वाई साइन कॉस, पॉजिटिव नेगेटिव चला गया, अल्टीमेटली क्या बचा, एक्स कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है, एक्स कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पे आपको x मिल जाएगा। सिमिलरली आप दूसरा इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ये दोनों रिलेशन मिले, यहाँ पे भी आपको इज इक्वल टू y वाला एक इक्वेशन मिल जाएगा। तो इक्वेशंस देखते हैं क्या है, अल्टीमेटली हमने देखो ये प्रूफ कर दिया x cos थीटा, x डैश इज इक्वल टू x cos थीटा प्लस y sin थीटा, जो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है, ठीक है। y डैश इज इक्वल टू भी आपके पास वैल्यू आ गई, माइनस एक्स साइन यहाँ पे पहले लिखा है, बाद में लिखा है, यहाँ पे पहले लिखा है, ठीक है। अब उसका यूज करके हमने एक इक्वेशन तो फाइंड कर लिया, एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा, दूसरा भी आप ऐसे ही साइन कॉस का मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकते हो, जो कुछ इस तरह से आ जाएगा। लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं सब, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूं, कोई डरने की बात नहीं है, ये मिक्स हो जाता है। उसके लिए एक शॉर्टकट है हमारे पास। शॉर्टकट क्या कहता है, शॉर्टकट कहता है आप इस तरह से एक्स डैश वाई डैश लिख लो, एक्स वाई लिख लो, कुछ मत करो। यहां पे लेट्स से मुझे एक्स डैश फाइंड करना है तो इस तरफ जाओ बस, ठीक है, एक्स डैश वाई डैश ऐसे लिख लो, एक्स वाई ऐसे लिख लो, फिर कॉस साइन माइनस साइन कॉस या फिर कॉस कॉस माइनस साइन, ये तो इतना तो याद कर ही सकते हो, टेबल तो बना ही सकते हो, कॉस साइन माइनस साइन कॉस, बस। तो यहां से देखो एक्स डैश मुझे फाइंड करना है, ठीक है, तो इन सब का मल्टीप्लीकेशन, इसका मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, फर्स्ट रो में ही रहो, तो एक्स कॉस थीटा बनेगा, एक्स कॉस थीटा प्लस में वाई साइन थीटा। तो देखो क्रिएट हो गया कि नहीं, एक्स डैश क्या हो गया, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। या फिर मैं कहूं कि मुझे y का इक्वेशन बनाना है, x डैश बना लिया, अब मुझे y बनाना है, तो y कैसे बनाओगे, y को वैसे ही रहने दो, x डैश साइन थीटा, x डैश साइन थीटा और यहाँ पे y डैश कॉस थीटा प्लस y डैश कॉस थीटा। देखो क्रिएट हो रहा है या नहीं, y इज इक्वल टू एक्स डैश कॉस थीटा, एक्स डैश साइन थीटा, वाई डैश कॉस थीटा, देखो क्रिएट हो गया ये। तो बस आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह का टेबल बस कैसे याद करते हैं वो रख लो, तो इजीली आप सब कुछ बना सकते हो। जहाँ पे एक्स वाई आपके पुराने कोऑर्डिनेट्स होंगे, जब मैं शिफ्ट करूँगा तो आपको नए कोऑर्डिनेट्स एक्स डैश वाई डैश मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, आप एक्स डैश वाई डैश को अल्टीमेटली लास्ट में एक्स वाई पुट कर सकते हो। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल कैसे पूछे जा सकते हैं, भाई कितना डिग्री में, कितना डिग्री रोटेट करूं तो मुझे ये पॉइंट मिलेगा या फिर ये इक्वेशन मिलेगा, या फिर दोनों के बीच का एंगल फाइंड करके दे दो, ठीक है। मैंने नया पॉइंट मिल गया, मुझे पुराने पॉइंट से नया पॉइंट मिल गया, तो कितना एंगल होगा, मैंने शिफ्ट किया होगा। तो ये ऐसे टाइप के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, द एक्सिस टर्न थ्रू 45 डिग्री, जब उनको 45 डिग्री से रोटेट किया जाए एक्सिस को तो क्या होगा। आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन किस तरह से ट्रांसफॉर्म होगा वो बताना है। तो मैंने आपको अभी बताया कि क्वेश्चन किस टाइप का होता है, या तो आपको बोल देंगे एंगल इतना हमने रोटेट कर दिया, इक्वेशन बता दो। अब देखो मैं ये बोलना चाहूँगा कि सीधा सीधा ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, ठीक है। जेई में या एडवांस में ये सारे लॉजिक यूज होते हैं, ठीक है। तो इसको समझेंगे कैसे लॉजिक यूज हो रहा है। तो थीटा आपके पास 45 डिग्री है, यस बिल्कुल सही बात है। मेरे पास जो इक्वेशन है पुराना वो कौन सा है, 3x² प्लस 3y² प्लस 2xy इज इक्वल टू 2, ये पुराना इक्वेशन है।
ठीक है, हमने जब थीटा एंगल से रोटेट कर दिया तो नए पॉइंट बनेंगे एक्स डैश वाई डैश, यस, तो उससे इक्वेशन भी नया बनेगा। तो उसके लिए आपको फाइंड करना पड़ेगा रिलेशन, हमने ऑलरेडी सीख लिया है लेकिन याद नहीं है, तो कैसे करेंगे, इस तरह से टेबल बना लो, एक्स डैश वाई डैश, ठीक है, क्या लिखेंगे, कॉस, यहाँ पे कॉस साइन माइनस साइन कॉस। तो मुझे तो यहाँ पे पुराने कोऑर्डिनेट्स है, तो पुराने कोऑर्डिनेट्स x क्या होंगे, एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा, और यहां पे आपके पास थीटा की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो थीटा जैसे ही पुट करोगे साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√2 आना चाहिए, यस, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, तो आपको यहाँ पे वैल्यूज मिल जाएंगी एक्स डैश माइनस वाई डैश अपॉन√2, एक्स की वैल्यू मिल गई। और मैं अगर y लिखना चाहूं टेबल का यूज करके ही, तो क्या लिखोगे आप, y एक्स डैश साइन थीटा, एक्स डैश साइन थीटा प्लस में वाई डैश कॉस थीटा, तो आपको यहाँ पे अल्टीमेटली एक्स डैश प्लस वाई डैश अपॉन में √2 मिल जाएगा y की वैल्यू। तो एक्स वाई की वैल्यू बस इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, 3 इंटू एक्स डैश माइनस वाई डैश अपॉन में √2 का होल स्क्वायर प्लस 3 एक्स डैश प्लस वाई डैश अपॉन में √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स डैश माइनस वाई डैश अपॉन √2 एंड एक्स डैश प्लस वाई डैश अपॉन में √2 इज इक्वल टू 2 हो गया। एकदम क्लियर बात होनी चाहिए सबको। तो देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, 3 एक्स डैश स्क्वायर, ठीक है, ये √2 चला जाएगा, यहाँ से स्क्वायर बन जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे भी √2 क्या बन जाएगा, यस स्क्वायर, यानी सब 2 बन जाएगा, अल्टीमेटली मल्टीप्लाई होके 4 बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 3x डैश, समझना 3x डैश का स्क्वायर और 3x डैश का स्क्वायर 2 बार मिल रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 टाइम्स एक्स डैश स्क्वायर, और अल्टीमेटली ये क्या होगा, y डैश का स्क्वायर भी आपको 2 टाइम्स मिलेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे आपका जो बीच वाला मिडल टर्म है वो माइनस प्लस होके कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन इतना आप कर सकते हो। तो y डैश का स्क्वायर बचा क्या यहाँ पे, प्लस में 2x डैश स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो 2x डैश स्क्वायर माइनस 2y डैश स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 4 बन गया, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 3 2 6x डैश स्क्वायर प्लस 2x डैश स्क्वायर 8x डैश स्क्वायर, और यहाँ पे 6 माइनस 2 यानी क्या बन जाएगा, 4y डैश स्क्वायर, 4y डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दो तो आपको मिल जाएगा 2x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये बात क्लियर होनी चाहिए, लेकिन x डैश को आप x और y से रिप्लेस कर सकते हो, तो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये आपका फाइनल इक्वेशन, यस ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया जब आपने 45 डिग्री से उसको रोटेट कर दिया एक्सिस को। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे पूछा गया है थ्रू व्हाट एंगल शुड द एक्सिस बी रोटेटेड। पिछले क्वेश्चन में हमको गिवन था कि 45 डिग्री से हम उसको रोटेट कर रहे हैं, तो नया इक्वेशन क्या होगा। यहाँ पे आपको बोला गया है कि मुझे एंगल बता दो जिससे आपका जो ये इक्वेशन है इस फॉर्म में चेंज हो जाए, मतलब अब हमें एंगल फाइंड करके देना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो इक्वेशन है फर्स्ट वाला, पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2√3 एक्स y प्लस 7y स्क्वायर इज इक्वल टू 10, यानी बिफोर रोटेटिंग द एक्सिस हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से था। तो जब मैं रोटेट करूंगा तो ये एक्स वाई क्या बन जाएंगे, यस एक्स एंड वाई चेंजेस टू एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। तो हमने जो पिछले क्वेश्चन में किया सेम हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो यस एक्स की जगह पे एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा हम पुट करेंगे, ठीक है। तो x की जगह पे x डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा पुट करेंगे, एंड y की जगह पे देखो क्या पुट करेंगे, यस हमें पुट करना है x डैश साइन थीटा प्लस में क्या पुट करेंगे, y डैश कॉस थीटा। अब मैंने आपको ये बताया, मैंने क्या बताया कि आप जो है इस एक्स डैश वाई डैश को एक्स वाई भी लिख सकते हैं, आप स्टार्टिंग से भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम क्या करेंगे, डैश ही रखेंगे, ठीक है। पुट करेंगे यहाँ पे, तो 9 एक्स की वैल्यू पुट कर दो, एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा
का होल स्क्वायर माइनस में 2√3 x क्या है x डैश कॉस थीटा माइनस y डैश साइन थीटा इनटू y क्या है x डैश साइन थीटा प्लस y डैश कॉस थीटा। क्या ये हो गया? नहीं, अभी भी लास्ट 7y स्क्वायर आपके पास बचा हुआ है। तो प्लस में 7y क्या है x डैश साइन थीटा प्लस y डैश कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 आपको गिवन है। अब क्या मैं इसको इतने बड़े इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना चाहूंगा? नहीं, इसका सिंप्लीफिकेशन तो बहुत ही ज्यादा आएगा। आपको क्या सोचना है, आपकी जो इक्वेशन है वो यहां पे इस फॉर्म में से इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई भी करना चाहूं तो देखो आपको क्या मिलेगा, एक्स डैश का स्क्वायर जो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, यहां पे देखो एक्स स्क्वायर यहां पे भी मिलेगा, यहां पे भी देखो एक्स डैश का स्क्वायर, मतलब अल्टीमेटली सब जगह आपको कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, आप सब में से जिन जिन टर्म्स में कॉमन मिल रहा है एक्स डैश का स्क्वायर वो कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो आपको कुछ टर्म्स मिलेंगी, वो टर्म्स में नहीं लिख रहा क्योंकि उसका मुझे काम नहीं है। क्यों काम नहीं है मैं बताता हूं। जब भी आप इसको इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करोगे तो आपके पास क्या नहीं होना चाहिए, आपके पास एक्स स्क्वायर तो होना ही चाहिए। आपकी इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो रही है, वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर भी होना चाहिए। मेरे पास क्या नहीं होना चाहिए? पिछले क्वेश्चन में कंडीशन थी मेरे पास, ठीक है, यहां पे क्या कंडीशन थी कि 45 डिग्री है, यहां पे आपके पास कुछ है नहीं। दो इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं तो आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। जब इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं तो क्या नहीं होना चाहिए मेरे पास एक्स वाई वाली टर्म, x इंटू वाई वाली टर्म यहां पे है ही नहीं। इसका मतलब इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा और एक्स वाई का जो कोएफिशिएंट मिलेगा वो होना चाहिए 0। अब एक्स वाई को 0 नहीं कर सकते, लेकिन यहां पे इसको सिंप्लीफाई करने के बाद एक्स वाई के साथ जो कोएफिशिएंट्स होंगे वो पक्का 0 होने चाहिए। मतलब एक्स स्क्वायर का ये जो यहां पे मान लो कोई p टर्म्स होंगी उनका सम p है। ठीक है, इसी तरह यहां पे प्लस आप करोगे तो y डैश के स्क्वायर मिलेंगे, ठीक है, जिसको आप अल्टीमेटली y स्क्वायर मानोगे, और कुछ कुछ टर्म्स मिलेंगी, लेट्स से वो टर्म्स होंगी q, जिसका हमें काम ही नहीं है तो हम क्यों सोचे, हमें तो सिर्फ इंटू एक्स वाई चाहिए। तो आपके पास फिर क्या बचेंगे, एक्स डैश वाई डैश बचने वाला है। एक्स डैश वाई डैश मतलब सिंप्लीफाई कर लिया, एक्स डैश वाई डैश कॉमन निकाल लिया। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को भूल जाओ, ऐसी टर्म्स सोचो जहां पे एक्स डैश वाई डैश आ रहा है, इसकी मिडल टर्म इसका स्क्वायर है, मतलब मिडल टर्म क्या होगी, एक्स डैश वाई डैश साइन थीटा कॉस थीटा, लेकिन माइनस के साथ। तो यहां पे मैं लिख सकूंगा एक्स डैश वाई डैश तो कॉमन आ गया, तो क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा कॉस थीटा, लेकिन कैसा, माइनस वाला, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में 9 भी है, मतलब -9 साइन थीटा कॉस थीटा बच गया। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम करते क्या है, जब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है तो 2ab करते हैं, a माइनस बी है तो 2ab आती है ना मिडल टर्म, तो यहां से 2 भी कॉमन निकल जाएगा। यस, तो 2 हमने कॉमन निकाल लिया। सिमिलरली यहां पे भी स्क्वायर है तो इसकी मिडल टर्म क्या होगी, 2x डैश, समझना 2x डैश वाई डैश साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहां पे 2 मैंने कॉमन लिया, x डैश वाई डैश कॉमन ले लिया, बचा क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 7, तो 7 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये आपके पास बच गया। अब क्या बचा, मतलब ये वाली टर्म हो गई, ये वाली टर्म भी सही से हो गई, बची आपके पास सिर्फ ये मिडल वाली टर्म। अब ध्यान से समझना, ठीक है, हम ज्यादा इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, पूरा सॉल्व करने बैठ गए तो काम का ही नहीं है। यहां से एक्स डैश स्क्वायर नहीं चाहिए, आपको सिर्फ चाहिए एक्स डैश कॉस थीटा और वाई डैश कॉस थीटा, क्योंकि एक्स डैश वाई डैश वाली टर्म है। तो देखो यहां से भी एक्स डैश वाई डैश कॉमन आ गया, 2 भी कॉमन आ गया, बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ -√3। क्या बचा, -√3 साइन थीटा कॉस थीटा। यहां से भी आप क्या कर सकते हो, देखो यहां से भी बचा वाई डैश साइन थीटा और एक्स डैश साइन स्क्वायर थीटा। देखो यहां पे भी वही हो रहा है, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, समझना ये चीज। यहाँ पे एक्स डैश कॉस थीटा वाई डैश कॉस थीटा, तो कॉस इंटू कॉस हो क्या रहा है, एक्चुअली कॉस स्क्वायर थीटा मिल रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा ये मिल रहा है। ठीक है, और √3 तो है ही सबके साथ मल्टीप्लीकेशन में, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा आपको। कैसे, देखो
वाई डैश के साथ एक्स डैश कर दो, एक्स डैश वाई डैश साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा मिल गया, लेकिन बीच में क्या है माइनस, और 2 तो हमने ऑलरेडी कॉमन ले लिया, एक्स डैश वाई डैश कॉमन ले लिया, तो बस ये बच गया। तो ये अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, एक्स डैश वाई डैश का जो कोएफिशिएंट है 2 के साथ, तो 2 भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा टर्म कैसा होना चाहिए, 0, मतलब -9 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 7, मतलब अल्टीमेटली बच गया -2 साइन थीटा कॉस थीटा, और क्या बचा आपके पास -√3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा, मतलब -√3 कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये आपको ध्यान से समझना है कौन सी टर्म्स को मैंने क्या लिया है एक्स डैश वाई डैश के साथ, ठीक है। तो ये पूरा 0 हो गया कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, क्योंकि इक्वेशन में नहीं चाहिए, इसका मतलब ये हो गया माइनस का साइन 2 थीटा इज इक्वल टू √3 कॉस 2 थीटा, कॉस ऑफ 2 थीटा। यहां तक क्लियर होना चाहिए सबको। अब मैं इसको tan में कन्वर्ट कर दूं तो मुझे थीटा मिल सकता है, तो tan 2 थीटा, tan ऑफ 2 थीटा क्या मिलेगा, माइनस का √3 मिल जाएगा। अब -√3 कब वैल्यू होती है, tan 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, यानी कि 120 डिग्री पे, यानी कि 2 थीटा कब होता है -√3, यस 120 डिग्री पे वो होता है -√3। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 60 डिग्री वैल्यू हो गई। तो आप पूरा इक्वेशन सॉल्व किए बिना आपकी इक्वेशन में क्या चेंजेस हो रहे हैं वो आप समझ सकते हो। एक ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया था, ठीक है, जिसमें मैंने बोला था कि y की टर्म्स नहीं होनी चाहिए, ऐसा इक्वेशन फाइंड करो इसमें y की टर्म्स भी नहीं होनी चाहिए, कांस्टेंट टर्म्स भी नहीं होनी चाहिए। तो हम उन सारी टर्म्स को क्या ले लिया, 0 ले लिया था हमने। तो यहाँ पे भी आप इसका एक्स वाई का जो कोएफिशिएंट है उसको 0 सोच सकते हो, जिससे आपको थीटा 60 डिग्री मिल जाएगा। तो ये था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस, जिसमें हमने ओरिजिन भी पढ़ा, ओरिजिन को शिफ्ट कैसे करते हैं, एक्सिस को रोटेट कैसे करते हैं विदाउट शिफ्टिंग ओरिजिन, ठीक है। अब यहाँ पे आपका स्ट्रेट लाइन के जो टॉपिक थे मोस्टली खत्म होते हैं। आगे क्या पढ़ेंगे हम, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं यस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस क्या है, ठीक है, वो समझेंगे हम। आई होप कि आज जो हमने टॉपिक्स किए, जैसे कि फैमिली ऑफ लाइंस क्या होता है, ठीक है, कॉन्करेंसी ऑफ लाइंस क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस, ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आई विल रिकमेंड यू कि आप यस रेफरेंस बुक का यूज़ करके जितनी भी हो सके एग्जाम्पल्स को, क्वेश्चंस को इन टॉपिक्स के जो रिलेटेड हैं उनको सॉल्व करें, तभी आपके कॉन्सेप्ट्स और भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो तब तक जुड़े रहिए लर्न हब के साथ, क्योंकि लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।